हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शांतनु विधुड़ी और स्वागत है आप सभी का। तो प्यारे साथियों, ये अरिहंत की एक बुक है, आपका पल्स हैंड रिटन नोट्स हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड हो चुकी है। उस बुक का डिटेल एक्सप्लेनेशन, पूरा डिटेल तरीके से उसको आपको समझाने के लिए मैं आपके सामने हूं। हम इस बुक की शुरुआत करेंगे प्रॉपर तरीके से पहले चैप्टर से, जो कि आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स या संवैधानिक जो प्रावधान है, जो पद या जो भी क्रम यूज किया गया है संविधान में किसी भी चीज में। तो उन पदों को, उन क्रम को, उन टर्म्स को आज हम क्लास में समझेंगे। और शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइएगा क्लास के साथ, क्योंकि ये बुक जो है आपका यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जैसे कि आप सभी देख चुके हैं, प्रीलिम्स के लिए इस बुक से बेटर बुक बनाना बहुत ही ज्यादा मतलब इजी नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की। चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स, टर्म्स यानी कि कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे पद जो संविधान में यूज किए गए हैं। इनमें सबसे पहला टर्म्स जो इस बुक में दिया हुआ है, जो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है, वो है स्टेट, यानी कि जिसे हम कहते हैं क्या, आपका राज्य। क्या है आपका? स्टेट या राज्य। अब ये जो आपका स्टेट है या राज्य है, होता क्या है? तो राज्य को परिभाषित कर सकते हैं कि एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों का समूह। एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों का समूह। कैसे लोगों का समूह? जिनके ऊपर प्रशासन हो और वो प्रशासन उन लोगों से संबंधित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, यानी कि वो प्रशासन संप्रभु हो। ठीक है, तो ऐसी एक संस्था होगी, ऐसा एक इंस्टीट्यूशन होगा जो एक निश्चित अपना भूभाग रखता होगा, एक जमीन का टुकड़ा होता रहता होगा, और वहां पर कुछ लोग रहते होंगे, लोगों का समूह होगा, उस लोगों के ऊपर कोई प्रशासन होगा, और वो प्रशासन अपने आप में संप्रभु होगा, अपने आप में सोवरन होगा। ठीक है, ऐसी एक इकाई को, ऐसी एक यूनिट को क्या कहा जाता है? स्टेट कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। तो इसके आधार पर हम राज्य के जो एलिमेंट्स हैं, जो राज्य के अवयव हैं, चार अवयवों की बात करेंगे। सबसे पहला होता है आपका जनता। क्या होता है? जनता। दूसरा यहां पर होता है आपका भूमि, या कह सकते हैं कि निश्चित भूभाग। क्या होता है? निश्चित भूभाग होता है। ठीक है, तीसरा अंग है इसका प्रशासन। तीसरा अंग क्या है आपका? प्रशासन है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट है, वो है आपका संप्रभुता। ठीक है, इनमें से किसी एक चीज को भी अगर आप गायब कर दें, अगर वो अनुपस्थित हो, चाहे वो आपका जनता हो, चाहे वो आपका भूमि हो, चाहे वो आपका प्रशासन हो या संप्रभुता हो, किसी एक अवयव या एलिमेंट की अनुपस्थिति में ये जो टर्म हमने यूज की है, स्टेट या राज्य है, ये अपना अस्तित्व खो देगा। क्यों खो देगा? आप कहेंगे सर जनता नहीं होगी तो प्रशासन किसके ऊपर चलेगा? निश्चित भूभाग नहीं होगा तो वो जनता कहां रहेगी? अनियंत्रित भूभाग पर रहने वाले लोगों को तो यही नहीं पता होगा, प्रशासन को, कि आपको कंट्रोल या जो रूल रेगुलेशन या लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करना है वो कहां तक करना है, कोई निश्चित कंडीशन नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर प्रशासन ही नहीं होगा तो ये अनियंत्रित जो लोगों का समूह होगा, इसको जनता नहीं कहा जाएगा, इसको भीड़ कहा जाएगा। क्या? जनता नहीं कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? इसको भीड़ कहा जाएगा, क्योंकि अनियंत्रित लोगों का समूह भीड़ कहलाता है और नियंत्रित लोगों का समूह जनता कहलाता है। नियंत्रित लोग किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? उस इकाई को प्रशासन कहते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब सबसे लास्ट जो इसमें टर्म हमने यूज किया है, वो है आपका संप्रभुता। अगर किसी भी राज्य विशेष पर या जनता पर या लोगों के समूह पर प्रशासन करने वाली इकाई अपने डिसीजन, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वो किसी बाहर की शक्ति द्वारा प्रेरित है, वो किसी बाहर की शक्ति द्वारा आश्रित है, तो उस प्रशासनिक इकाई को संप्रभु नहीं कहा जाता। और ऐसा जो समूह होता है उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बच्चा उपनिवेश या कॉलोनी। क्या कहा जाता है? उपनिवेश या कॉलोनी। जो कि भारत था कब तक? भारत उपनिवेश था कब तक आपका? 1833 से 1947 तक। 1833 से 1947 तक जो भारत था वो एक उपनिवेश था। 1833 के जो अधिनियम था, 1833 जो आपका चार्टर एक्ट था,
उस चार्टर एक्ट में जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को भारत में जमीन खरीदकर वहां पर बसने की स्वतंत्रता दी थी, एक अधिकार दे दिया था, यानी कि यहाँ की शासन सत्ता प्राकृतिक रूप से या पूर्ण रूप से कह सकते हैं अंग्रेजों के अधीन जा चुकी थी। इस चार्टर एक्ट के द्वारा उससे लेकर के आपका 1947 1947 तक जो भारत का दर्जा है वो एक उपनिवेशिक राज्य का है। किसका है? उपनिवेशिक राज्य का है, एक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। तो राज्य क्या है? एक इकाई है, एक यूनिट है, लोगों का समूह है। ठीक है, ये चीज अब तक आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलेगा, अब बात करते हैं राज्य के कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टेट, राज्य के गुण, राज्य के गुण होते हैं। ठीक है, कैसा राज्य होना चाहिए? तो सबसे पहले तो राज्य के अंदर एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं आपका क्या? समाजवाद। समाज, समाज क्या है? आपसी सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे की चीजों को समझने के लिए और जो शक्तियां होती हैं, जो अधिकार होते हैं, उनका वितरण लोगों में करने की प्रकृति ही समाजवाद कहलाती है। क्या? जो आपके संसाधन हैं उनका वितरण। मैं यहां पर लिख दूंगा, जनता में संसाधनों का वितरण। जनता में संसाधनों का वितरण क्या कहलाता है? ये समाजवाद कहलाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आपका समाजवाद के साथ एक वर्ड यूज होता है आपका साम्यवाद। साम्यवाद कहता है संसाधनों का समान वितरण। संसाधनों का समान वितरण। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, ऊपर लिखा हुआ है जनता में संसाधनों का वितरण, नीचे लिखा हुआ है संसाधनों का समान वितरण। अगर आप ऊपर से पढ़ोगे तो आपको नीचे वाला सही लगता है, नीचे वाला सही लगता है कि साम्यवाद एक अच्छी चीज हो सकती है क्योंकि यहां पर समानता की बात कही गई है, लेकिन समाजवाद में समानता की बात नहीं कही गई है। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक समानता जिसे माना जाता है वो समाजवाद है। क्यों है? इसे एक्सप्लेन करेंगे। इसे एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे? समाजवाद क्या कहता है कि क्षमता के हिसाब से जो व्यक्ति जितना काम कर रहा है या एक जैसा काम करने वाले सभी व्यक्तियों को समान संसाधन उपलब्ध कराए जाए। देखिएगा, कोई आपका मजदूर है, कोई मजदूर है, दूसरा आपका डॉक्टर है, तीसरा आपका एक व्यक्ति है आलसी व्यक्ति। यहां पर लिख दीजिएगा आलसी व्यक्ति। अब एक चीज बताइएगा, अगर मैं एक नॉर्मली आपसे पूछता हूं कि इनमें सबसे ज्यादा संसाधन किसके पास होंगे, तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा संसाधन किसके पास होंगे? डॉक्टर के पास होंगे। क्यों? क्योंकि इसने जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शिक्षा को ग्रहण किया है और बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है लोगों का कल्याण करने के लिए, सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ बंदा है, इसलिए संसाधन सबसे ज्यादा इसके पास होंगे। दूसरा संसाधन किसके पास होंगे? दूसरा मजदूर के पास होंगे, क्योंकि वो दिहाड़ी करता है, मेहनत करता है और अपनी रोटी कमा के खाता है। लेकिन जो एक आलसी व्यक्ति है इसके पास संसाधन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि काम ही नहीं करता है। जब ये काम ही नहीं करता तो इसके पास संसाधन कहां से होंगे? लेकिन अगर ये व्यवस्था जो है ये आपका समाजवाद है, क्षमता के आधार पर लोगों के लिए समान संसाधनों का वितरण। ठीक है, क्षमता के आधार पर जिसकी जितनी क्षमता हो, जो मेहनत ज्यादा कर सकता हो। अगर कोई व्यक्ति मजदूर वर्ग से जुड़े हुए आपके पास 10 व्यक्ति हैं तो 10 के 10 के लिए वेतन समान होगा। डॉक्टर जो है अगर वो सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो सबका वेतन समान होगा। ये क्या कहता है? ये है आपका समाजवाद, संसाधनों का वितरण है क्षमता के हिसाब से। लेकिन साम्यवाद कहता है कि मजदूर के पास भी उतने ही संसाधन और डॉक्टर के पास भी उतने ही संसाधन और आलसी व्यक्ति जो घर में पड़ा हुआ है, पूरा दिन सो रहा है, उस व्यक्ति के पास भी उतने ही संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, भले ही वो संसाधनों को जुटाने के लिए कुछ प्रयास करे या ना करे। तो ये बात तो गलत हो गई। जो प्रयास ही नहीं कर रहा है, जो एफर्ट ही नहीं लगा रहा है, तो वो संसाधनों पर बराबर का अधिकारी कैसे हो सकता है? तो ये व्यवस्था जो है साम्यवाद की व्यवस्था है। जो ये आलसी व्यक्ति वाली व्यवस्था है कि पूरे दिन आप घर में सोइएगा, नींद पूरी कीजिएगा और फिर भी आपको खाना उपलब्ध करवाना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है। तो हम साम्यवादी राज्य की कल्पना नहीं करते, हम समाजवादी राज्य की कल्पना करते हैं। यानी कि समाजवाद को राज्य का एक श्रेष्ठ गुण माना गया है। समाजवाद को क्या माना गया है? राज्य का एक श्रेष्ठ गुण माना गया है, साम्यवाद को नहीं माना गया है। ठीक है,
अब समाजवाद के बाद जो दूसरा राज्य का गुण आता है वो है आपका लोकतांत्रिक। क्या गुण है आपका? लोकतांत्रिक, यानी कि बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन व्यवस्था जो होती है वो आपका लोकतंत्र कहलाता है, जहां पर जनता को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार हो। क्या? जनता को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का प्रत्यक्ष आधार, जनता को अपना अपना प्रतिनिधि चुनने का प्रत्यक्ष अधिकार, प्रत्यक्ष अधिकार। ये जो प्रत्यक्ष अधिकार है, ये प्रत्यक्ष अधिकार जो आपका लोकतंत्र कहलाता है। अब यहां पर तीसरी चीज आती है गणतंत्र। तीसरी चीज यहां पर क्या आती है आपका? गणतंत्र। लोकतांत्रिक सरकार या जो प्रतिनिधि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं, उन प्रतिनिधियों द्वारा अगर भाई एक बार कोई प्रतिनिधि चुन दिया गया है, उसको चुना गया है, अब सारे के सारे जो डिसीजन है, जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, जो पावर है, वो उस व्यक्ति विशेष के, उस बॉडी के हाथ में है। अब वो बॉडी अपनी मनमर्जी से जो है कानून बना सकती है, विधेयक बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। अगर हम सिर्फ लोकतांत्रिक की बात करते हैं तो वहां पर जो सरकार है आपकी, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो आपका लेजिस्लेचर है, वो आपका निरंकुश हो सकती है, अगर हम सिर्फ लोकतंत्र की बात करते हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं गणतंत्र की, जो इसे बोला जाता है आपका जनता का शासन। गणतंत्र मतलब जनता का शासन, क्योंकि यहां पर सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, यहां पर सरकार को विशेष जिम्मेदारी दी जाती है प्रतिनिधित्व को पूर्ण करने के साथ साथ कुछ अपूर्ण प्रतिनिधित्व वाले लोग भी होते हैं, और वो लोग निरंकुशता पर लगाम लगाते हैं। सरकार में सीधी भागीदारी होती है जनता की, सरकार में सीधी भागीदारी होती है किसकी? जनता की। और जनता की उम्मीदों के अनुसार ही जो आपका तंत्र है, जो सिस्टम है, वो विधेयक बना सकता है, वो कानून बना सकता है। किसमें? आपका गणतंत्र में। तो राज्य के 3 सर्वश्रेष्ठ गुण माने जाते हैं, वो समाजवादी हो, वो लोकतांत्रिक हो, वो गणतांत्रिक हो, वो धर्मनिरपेक्ष हो। क्या हो आपका? सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। और तीसरा माना जाता है आपका संप्रभुता। क्या माना जाता है? राज्य का एक ये गुण है, ये 5 गुण राज्य के माने जाते हैं, और जिस राज्य में पांचों गुण सकुशल विद्यमान हो, उस राज्य को एक श्रेष्ठ राज्य की संज्ञा दी जाती है। यहां तक क्लियर है? धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का कोई धर्म ना हो, राज्य का कोई धर्म ना हो, राज्य का कोई धर्म न हो। ठीक है। और संप्रभुता का मतलब है राज्य अपने निर्णय स्व विवेक से लेता हो, स्व विवेक से लेता हो। एक चीज मैं बता देता हूं आपको, यहां पर जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं, ये राज्य का मतलब यहां पर किसी देश विशेष से लिया गया है। यहाँ पर इस राज्य की बात नहीं कर रहे हैं जो आप समझते हैं कि भारत के अंदर 28 राज्य हैं, आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आपका एमपी है, आपका कर्नाटक है, आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसी देश विशेष की। हम बात कर रहे हैं भारत की, चाइना की, पाकिस्तान की, नेपाल की, अमेरिका की, कनाडा की, भूटान की। यहाँ पर अगर हम राज्य का जिक्र कर रहे हैं तो राज्य एक देश का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिएगा, अब बात करते हैं जो राज्य को चीजें कंट्रोल करने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया था आपका प्रशासन। क्या यूज किया था? आपका प्रशासन। दूसरा यहां पर एक वर्ड आपके लिए यूज होता है सरकार। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में समानता क्या है? सरकार क्या होती है, राज्य और प्रशासन क्या होता है? प्रशासन, प्रशासन क्या है? जनता को नियंत्रित
करने वाला तंत्र, करने वाला तंत्र। जनता को यहां कह सकते हैं कि राज्य को, राज्य को। अब अगर हम सरकार की बात करें तो प्रशासन को संचालित करने वाली इकाई, प्रशासन को संचालित प्रशासन को संचालित या नियंत्रित नियंत्रित करने वाली इकाई, करने वाली इकाई। जो प्रशासन है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको स्टैब्लिश कैसे किया जाएगा, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्टैब्लिश कैसे किया जाएगा, तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए जो एक वर्किंग बॉडी होती है, जो एक वर्किंग बॉडी होती है उसको गवर्नेंस कहा जाता है, उसको आपका सरकार कहा जाता है। ठीक है, प्रशासन मतलब लोगों को नियंत्रित करने के लिए कुछ विधि बनाई गई है, कुछ चीजें बनाई गई हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। उस टर्मिनोलॉजी को, उस मेथड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जिस बॉडी की हमें जरूरत पड़ती है, वो बॉडी आपका गवर्नेंस होती है। वो बॉडी क्या होती है? आपका गवर्नमेंट होती है। अब आपका एक और चीज यहां पर आता है आपका कि राज्य और सरकार में क्या अंतर है, राज्य वर्सेस सरकार। इस पर अगर आप चर्चा करते हैं तो आप देखते हैं कौन बड़ा है, राज्य बड़ा है कि सरकार बड़ी है। अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक शक्तियों के हिसाब से, तो प्रशासन खुद एक अंग है किसका? राज्य का। अगर राज्य नहीं होगा तो प्रशासन भी नहीं होगा, प्रशासन नहीं होगा तो राज्य नहीं होगा। यानी कि जब हम एक राज्य की अवधारणा की बात करते हैं तो उसके एक अंग के रूप में हम बात करते हैं प्रशासन की, और उस प्रशासन को चलाने के लिए हम एक बॉडी की बात करते हैं, एक एग्जीक्यूशन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो वो बॉडी है आपका सरकार। यानी कि सरकार राज्य का बहुत छोटा सा एक अंग है। ठीक है, अगर सरकार नहीं भी होगी, किसी भी तरह से प्रशासन को रेगुलेट हम कर लेंगे तो राज्य हमारा सलामत रहेगा, क्योंकि राज्य के लिए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों का समूह, निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों का समूह, जिनके ऊपर प्रशासन होगा। प्रशासन तो राजा भी हो सकता है, प्रशासन तो राजा भी कर सकता है, राज्य के अधिकारी भी कर सकते हैं, लेकिन उसको सरकार नहीं कहा जाता। ठीक है ना, राजा भी अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए स्वयं विवेक से निर्णय ले सकता है। अब जब राजा भी अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए स्वविवेक से निर्णय ले सकता है, तो उसको सरकार नहीं कहा जाता। यानी कि सरकार की अनुपस्थिति में भी राज्य हो सकता है, राज्य विद्यमान हो सकता है बिना सरकार के। बट अगर राज्य ही नहीं होगा, आपका स्टेट ही नहीं होगा, तो गवर्नेंस किसको रेगुलेट करेगी? गवर्नेंस किसको रेगुलेट करेगी? यानी कि जो आपका जो सरकार है इसको खत्म किया जा सकता है, बट राज्य को खत्म नहीं किया जा सकता। सरकार जो है एक दृश्य शरीर है। क्या है? जो राज्य है ये एक अदृश्य शक्ति है। राज्य क्या है? एक अदृश्य शक्ति है। लेकिन जो सरकार है ये दृश्य शक्ति है। ये क्या है? आपका दृश्य शक्ति है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य और सरकार में विशेष अधिकार किसके पास है, कौन इनमें मजबूत है, कौन इनमें बड़ा है, तो निर्विरोध रूप से राज्य सरकार से बहुत ज्यादा बड़ा है। निर्विरोध रूप से राज्य जो है वो सरकार से बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका इन सारी चीजों को चलाने के लिए, राज्य को, सरकार को, सारी चीजों को चलाने के लिए कुछ विशेष चीजों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम कहते हैं क्या? सिद्धांत। क्या कहते हैं? कुछ किन सिद्धांतों पर? देखिएगा, ये क्या है? राज्य और जनता को नियंत्रित करने वाला एक तंत्र है जिसे प्रशासन कहा जाता है। इस प्रशासन को चलाने के लिए एक सरकार होती है, प्रशासन को संचालित या नियंत्रित करने वाली इकाई क्या होती है? सरकार होती है। यानी कि ये सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो कंट्रोल कर रही है, ये कंट्रोल किसको करती है? जनता को। किसको? जनता को। जनता मतलब आम लोग। कौन है? आम लोग, व्यक्ति विशेष। तो किसी व्यक्ति विशेष को अगर आपको कंट्रोल करना है तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी पूरी आजादी ही खत्म कर देंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी पूरी आजादी खत्म कर देंगे, जी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए जाएंगे जिनके तहत उस राज्य को नियंत्रित भी किया जा सके और लोगों की जो आजादी है, जो उनकी स्वतंत्रता है, वो भी खत्म ना होने पाए।
ठीक है ना। तो इन अधिकारों को, इन सिद्धांतों को एक साथ जोड़ा गया है और वही जो तंत्र फिर बनता है, जो नियमों की वो किताब बनती है, उसे आपका संविधान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। देखिएगा एक सीक्वेंस में सारी चीजों को जोड़ेंगे। सबसे पहले बात आती है जनता की। सबसे पहले बात आती है किसकी? जनता की। कुछ विशेष लोगों का समूह होगा जो निश्चित भूभाग पर रह रहा होगा। उस निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों के समूह के ऊपर एक प्रशासन होगा। उस प्रशासन को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनेगी जिसे सरकार कहा जाता है। वो सरकार अब नियंत्रित करेगी लोगों को। वो सरकार अब नियंत्रित करेगी किसको? लोगों को, आम जनता को, राज्य के एक सबसे मजबूत अंग को नियंत्रित करेगी। उस नियंत्रण को स्थापित करने के लिए कुछ विशेष सिद्धांत कार्य करेंगे। उन सिद्धांतों को संविधान कहा जाता है। उन सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? उन सिद्धांतों को संविधान कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सिद्धांतों की जरूरत क्यों पड़ती है? संविधान में जिनकी हम बात करते हैं कि कुछ विशेष सिद्धांत होंगे, कुछ नियम होंगे, कुछ अधिकारों की बात की जाएगी, उनकी जरूरत क्यों पड़ती है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। किसके लिए? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। एक ऐसे राज्य की स्थापना करने के लिए जो पब्लिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर या इकोनॉमिकल वेलफेयर की बात करता हो, जो सामाजिक कल्याण की बात करता हो, जन कल्याण की बात करता हो, आर्थिक कल्याण की बात करता हो। ऐसे राज्य की स्थापना करने के लिए कुछ विशेष सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है जिसे संविधान कहा जाता है। क्लियर है? यहां तक बातें आपकी समझ में आई? चलिएगा, तो बात करते हैं किसकी? आपका संविधान की। किसकी बात करते हैं? आपका संविधान की बात करते हैं। संविधान, सबसे पहले संविधान की जो निर्माण है, संविधान की जो उत्पत्ति है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मैंने अभी आपको बताया है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु। लोक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना? ये उद्देश्य है किसका? संविधान का। ठीक है। अब संविधान में हम किन चीजों को कंसीडर करते हैं? दो चीज संविधान में कंसीडर की जाती हैं। पहली चीज है आपका सिद्धांत। पहली चीज क्या है? आपका सिद्धांत। और दूसरी चीज है आपका अधिकार। पहली चीज क्या है? सिद्धांत है। और दूसरी चीज क्या है? अधिकार है। सिद्धांत यानी कि वो सारे मेथड्स, क्या? वो सारे मेथड्स जिसके द्वारा हम क्या करेंगे? चीजों को रेगुलेट करने की, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करते हैं सिद्धांतों की, तो तीन विशेष अंग पर ये सिद्धांत कार्य करते हैं। सबसे पहले आपका विधायिका, दूसरा आपका कार्यपालिका, यानी कि आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। जो ये सिद्धांत बनते हैं, ये तीन बड़े स्तंभों पर केंद्रित होते हैं। अगर हम संविधान के सिद्धांतों की बात करते हैं तो इसमें तीन मुख्य तत्व होते हैं। सबसे पहले आपके गांधीवादी, बौद्धवादी और समाजवादी। गांधीवादी, बौद्धवादी और समाजवादी तत्व। समाजवादी, अगर ये हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में, किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं? भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। सिद्धांतों को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: गांधीवादी सिद्धांत, बौद्धवादी सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत। जो गांधीवादी सिद्धांत है वो बात करते हैं ग्रामीण जो परिक्षेत्र है उसके विकास के लिए, क्योंकि गांधी जी का एक सिंपल मत था, असली भारत गांवों में बसता है। तो अगर आपको भारत का विकास करना है, भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, भारत के लोगों का कल्याण करना है, तो सबसे पहले आप गांवों का कल्याण कीजिएगा। किसका कल्याण कीजिएगा? गांवों का कल्याण कीजिएगा। और गांवों का कल्याण करने के लिए हमारा संविधान व्यवस्था करता है किसकी? हमारा संविधान बात करता है ग्राम पंचायतों के गठन की। हमारा जो संविधान है वो बात करता है गांवों में सड़कें बनाने की, गांवों में स्कूल बनाने की, गांवों में आपके हॉस्पिटल बनाने की। तो वो किस सिद्धांत पर आधारित है? वो सारे तत्व कंसिडर किए जाते हैं गांधीवादी सिद्धांतों में।
ठीक है। अब बात करते हैं बौद्धवादी सिद्धांतों की। तो बौद्धवादी सिद्धांत को हम बात करेंगे, जो महात्मा बुद्ध के सिद्धांत थे वो थे आपका वैश्विक कल्याण और अहिंसा। क्या आपका वैश्विक कल्याण और अहिंसा। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो बात करता है किस चीजों की? हमारा संविधान बात करता है वैश्विक शांति की, पर्यावरण सुरक्षा की, जन कल्याण के साथ साथ आपका पशुओं के कल्याण की भी बात करता है। हमारे पास बहुत सारे अधिनियम है, जैसे आपका टाइगर प्रोजेक्ट है, हाथी प्रोजेक्ट है, आपका बहुत सारी जो नदी बचाओ परियोजनाएं हैं, जैसे आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना है। आप नदियों को बचाइएगा, वृक्षों को बचाइएगा, वनों को बचाइएगा। यानी कि अगर आप वैश्विक कल्याण की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, भारत ने आज तक किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत शांति प्रिय देश क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान में बौद्धवादी तत्वों को, बौद्धवादी सिद्धांतों को कंसीडर किया गया है। ठीक है। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं समाजवादी सिद्धांतों की। किसकी? हम बात करते हैं समाजवादी सिद्धांतों की, यानी कि सबका साथ सबका विकास। जो संसाधन है उन संसाधनों का वितरण इस प्रकार से किया जाए कि जो व्यक्ति विशेष जितनी क्षमता रखता हो, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग, उसकी क्षमता के अनुसार उसके पास देश में उपलब्ध संसाधन उसे मिल सके। ठीक है, उसे संसाधन मिल सके किसी भी व्यक्ति विशेष की उसकी क्षमताओं के अनुसार, यानी कि देश के संसाधनों का समान वितरण की बात की गई है। समाजवादी तत्वों में ही हमारा देश जो है, हमारा संविधान है वो व्यवस्था करता है। जैसे आपका गरीब कल्याण परियोजना चला दी है, या जैसे प्रसूति सहायता है, विधवा पेंशन है, या वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, ये सारी जो पेंशनें हैं, या जो हमारा जो देश काम करता है जन कल्याण के लिए, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? जो समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो संविधान में तीन मुख्य सिद्धांत कार्य करते हैं, गांधीवादी, बौद्धवादी और समाजवादी। अब इन सभी सिद्धांतों को कंटिन्यू करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए तीन मुख्य आपकी जो पिलर है, जो स्तंभ है, वो बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपका विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। अब ये काम कैसे करते हैं? जो आपकी विधायिका है, क्या? जो आपकी विधायिका है, विधायिका का कार्य होता है विधेयक बनाना। विधायिका का कार्य क्या होता है? विधेयक बनाना, किसी भी नियम को, कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? उस बने हुए नियम को एग्जीक्यूट करवाना, उस नियम को एग्जीक्यूट करवाना, उसको अप्लाई करवाना, ताकि उसका जो यह सुनिश्चित करना कि वो नियम लागू हो चुका है। ठीक है, जनता से उस नियम का पालन सुनिश्चित करवाना कार्य किसका है? कार्यपालिका का है। इसके बाद जो तीसरा अंग है यह है आपका न्यायपालिका, जुडिशियरी। ठीक है, अब इसमें बात आती है जो विधायिका द्वारा बनाया गया नियम है, जो विधायिका द्वारा बनाया गया नियम है, वो संविधान का जो एक बेसिक उद्देश्य है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, उसे समाहित करता है या नहीं करता है, ये सुनिश्चित करना काम किसका है? न्यायपालिका। यानी कि कह सकते हैं कि जो विधायिका है, जो आपकी लेजिस्लेचर है, उस लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई किसी भी लेजेसी को या उसके बनाई गई विधि को ऑडिट करना काम किसका है? न्यायपालिका का है। काम किसका है? न्यायपालिका का है। ये तीन मुख्य स्तंभ है किसके? संविधान के। ये तीन मुख्य स्तंभ है किसके? प्रशासन के। ये तीन मुख्य स्तंभ है किसके? सरकार के। ठीक है, इन तीनों स्तंभों को मिलाकर ही क्या किया जाता है? किसी भी देश का, किसी भी राज्य का संचालन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अधिकारों की। बात करते हैं किसकी? अधिकारों की। ये अधिकार आपके दो प्रकार के होते हैं। पहले आपका व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार। दूसरे आपके होते हैं मानव अधिकार। पहले आपके व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, दूसरे आपके मानव अधिकार होते हैं। जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं इन्हें हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले आपके मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, दूसरे आपके नैसर्गिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार। ठीक है, अब जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं ये आपका शासन द्वारा आपको दिए जाते हैं। क्या? संविधान द्वारा, शासन द्वारा आपको दिए जाते हैं ऐसे अधिकार जो आपकी स्वतंत्रता निश्चित करते हैं।
जो आपकी स्वतंत्रता निश्चित करते हैं, आपके दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए, आपके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए जो विशेष अधिकार किसी राज्य विशेष के संविधान द्वारा उसकी आम जनता को उपलब्ध करवाए जाते हैं, वो संविधान जो अधिकार होते हैं वो आपके मौलिक अधिकार कहलाते हैं। जैसे आपके भारतीय संविधान आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रोवाइड करवाता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका जो धर्म और शिक्षा की स्वतंत्रता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, बहुत आपके 6 अधिकार हैं जो आपको कौन सुनिश्चित करता है, आपका संविधान। उसके बाद आते हैं आपके नैसर्गिक अधिकार, जो भी एक व्यक्तिगत अधिकार है, जैसे आपका वोटिंग का अधिकार, अपना प्रतिनिधित्व स्वयं चुनने का आपको अधिकार दिया जाता है। क्योंकि जब हम भारतीय राज्य के गुण या राज्य के गुण पढ़ रहे थे, उनमें हमने एक टर्म पढ़ा था आपका डेमोक्रेसी या लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ व्यक्तिगत अधिकार आपको दिए जाते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका राइट टू वोट या वोट डालने का अधिकार, जो कि एक नैसर्गिक अधिकार है। ठीक है, इसके बाद दूसरे आपके अधिकार होते हैं कौन से? मानव अधिकार होते हैं। दूसरे अधिकार आपके कौन से होते हैं? मानव अधिकार होते हैं। अब ये जो आपके मानव अधिकार हैं, ये जो आपकी बौद्धवादी तत्व थे, वैश्विक कल्याण की बात जहां आप कर रहे हैं, सभी मानवों की या सभी लिविंग बीइंग, सभी सजीवों के कल्याण की व्यवस्था करने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। वो अधिकार आपकी आम जनता को भी होंगे, वो जानवरों को भी होंगे, वो पर्यावरण को भी होंगे, सबको विशेष अधिकार दिए जाते हैं। वो अधिकार आपके मानव जाति का पूरा संरक्षण करने के लिए आवश्यक होते हैं। इन अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों को क्या कहा जाता है? मानव अधिकार कहा जाता है। ये सारे तत्व किसके हैं? ये चीज हम बात किस पर कर रहे हैं? ये हम संविधान पर बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं? संविधान पर बात कर रहे हैं। क्यों? संविधान कैसे बनता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से एक सिद्धांत और अधिकारों का एक संयुग्मन बनाया जाता है, जिसे संविधान कहा जाता है, जिसके अंदर जो संविधान और अधिकार, जो सिद्धांत और अधिकारों की बात की जाती है, उनके आधार पर ही आपका प्रशासन या सरकार का संचालन होता है। क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करते हैं संविधानवाद की। संविधानवाद में आपके स्पष्ट रूप से उन अवयवों को, उन तत्वों को कंसीडर किया जाता है जो किसी संविधान की मूल आत्मा हो सकते हैं, जो किसी संविधान की मूल आत्मा हो सकते हैं। चलिएगा, बात करते हैं किसकी? आपका संविधानवाद की। बात करते हैं किसकी? आपका संविधानवाद की। ठीक है, चलिएगा, संविधानवाद की अगर हम बात करते हैं, संविधान में कुछ विशेष तत्व बात की जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? संविधान के अनुसार सरकार, संविधान के अनुसार सरकार। ठीक है, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि प्रशासन को चलाने के लिए, प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी होती है जिसे सरकार कहा जाता है। वो सरकार सुनिश्चित करती है कि देश की जो जनता है उसके ऊपर नियंत्रण इस प्रकार से स्थापित हो पाए कि जन कल्याण की जो भावना होती है संविधान की, वो भावना बाधित ना हो पाए। ठीक है, उस जन कल्याण की या लोकतांत्रिक गणराज्य की, या जो संविधान का मुख्य उद्देश्य मैंने यहाँ पर आपको लिखाया है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, उसको सुनिश्चित करने वाली सरकार जो होगी, वो सरकार इन सिद्धांतों को पालन करेगी। वो जो सरकार होगी वो इन सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करेगी। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत ही क्या है? ये सिद्धांत ही आपका संविधान है। ये सिद्धांत ही आपका क्या है? ये सिद्धांत आपका संविधान है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सरकार है वो आपका संविधान के अकॉर्डिंग हो, संविधान के अनुसार हो। दूसरी चीज आती है आपका शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण, जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर है, जो मैंने यहां पर 3 अंग आपके लिखे हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सब की पावर अलग अलग है। अगर इन सब की पावर अलग नहीं होगी तो तानाशाही या निरंकुशता को जन्म मिल सकता है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर के पास अलग पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास अलग पावर होती है, और जो आपका सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उसके पास अलग पावर होती है। तीनों लोगों के पास अलग अलग पावर है, तीनों एक दूसरे से घिरे हुए होते हैं। इन सबको घेरने के लिए एक अलग चीज होती है जिसे कार्यपालिका कहते हैं। अगर कार्यपालिका को लगता है
कि विधायिका द्वारा बनाया गया विधि या बनाया गया नियम गलत है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में वो अवरोध पैदा कर सकता है, तो कार्यकारी जो आपकी कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है कि उसे रोके। ठीक है, अगर वो फिर भी नहीं रुकता है तो न्यायपालिका के पास शक्ति है कि उसे जन कल्याण की भावना से, जनहित याचिका आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं इसमें, उसके तहत इसको विधि शून्य घोषित कर दे। यानी कि शक्तियों का पृथक्करण जरूरी है, शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर जिसे कहा जाता है वो आपका जरूरी है। तीसरी आपकी आती है सरकार की संप्रभुता। सरकार की संप्रभुता, सरकार की संप्रभुता। अब देखिएगा, जो आपकी राज्य विशेष की सरकार है, क्या, जिसका गठन किया गया है लोकतांत्रिक तरीके से, जनता ने स्वयं का अपना प्रतिनिधित्व चुना है, अगर वो जनता द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधित्व है वो जनता के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो हम उसे संप्रभु नहीं कहेंगे। और अगर किसी राज्य विशेष की सरकार संप्रभु नहीं है तो उसे बेटा उपनिवेश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे उपनिवेश कहा जाता है, उसे राज्य की संज्ञा नहीं दी जाती। तो संविधानवाद के विशेष तत्वों के अनुसार राज्य की सरकार का संप्रभु होना जरूरी है। कैसा जरूरी है बेटा? उसको संप्रभु होना जरूरी है। आगे इसकी बात करते हैं तो तीसरी बात आती है इसमें आपका व्यक्तिगत अधिकार की। किसकी बात आती है? व्यक्तिगत अधिकार। ऐसे संविधान को पूरी तरह से गलत माना जाता है जो उस जनता के ऊपर नियंत्रण तो स्थापित करता हो, लेकिन जनता को कुछ विशेष अपनी जो स्वतंत्रता होती है, उन स्वतंत्रता के जो अधिकार होते हैं, उन अधिकारों की इस्तेमाल करने की शक्ति नहीं देता। शक्ति कैसे मिलेगी? शक्ति मिलेगी आपके व्यक्तिगत अधिकारों से। जैसे वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार आपका एक अधिकार तो है, लेकिन अगर आपको बोलने ही ना दिया जाए तो वो संविधान क्या करेगा? वो संविधान क्या करेगा? तो संविधानवाद के जो अवयव हैं, संविधानवाद मतलब संविधान के गठन के विशेष अवयव जो सिद्धांत बनेंगे, उन पर जो शासन चलेगा, जो सरकार चलेगी, वो सरकार किन किन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखेगी, उन अवयवों का, उन तत्वों का अगर हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है इसमें, एक विशेष चीज आती है व्यक्तिगत अधिकार। इसके बाद आती है आपका संवैधानिक समीक्षा। संवैधानिक समीक्षा क्या आती है आपकी? संवैधानिक समीक्षा, यानी कि ऑडिटिंग भी यहां पर जरूरी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट में आता है आपका मानवाधिकार। मानवाधिकार, ठीक है। देखिएगा, संविधानवाद आपकी समझ में आएगा। संविधानवाद का मतलब ही है संविधान के वो वाद, वो तत्व, संविधान के वो आंतरिक अवयव जिनके बिना संविधान अधूरा होगा, असफल होगा, और कह सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के अयोग्य घोषित हो चुका होगा। उन अवयवों को संविधानवाद में जो आपका कंसीडर किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष चीजें हैं जिन्हें जरूर जानना जरूरी होता है, वो है संविधान की नैतिकता, एथिकल वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी स्टेट। एथिकल वैल्यूज क्या होंगी? देखिएगा, आप सभी का एक जीवन होता है, जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी नैतिक मूल्य। क्या होती है? आपके नैतिक मूल्य। अगर आप सिर्फ अपने काम को ही मतलब महत्व दिए जा रहे हैं, नैतिकता नाम की आपके अंदर चीज नहीं है, तो उस व्यक्ति को एक असफल व्यक्ति माना जाता है, उसको सफल व्यक्ति नहीं माना जाता। व्यापारी और उद्योगपति में अंतर होता है। व्यापारी सिर्फ व्यापार को देखता है और उद्योगपति व्यवस्था के साथ साथ उद्योग को देखता है, क्योंकि उद्योग में आपका नैतिक मूल्यों को समाहित किया जाता है। बट व्यापार तो आप कैसे भी कर लो, आप खराब चीज बेच रहे हैं तो व्यापार है, आप सही चीज बेच रहे हैं तो व्यापार है, लेकिन आप एक अच्छे तरीके से सुसंयोजित तरीके से किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, वो उद्योग है। सेम चीज आपने रतन टाटा जी के बारे में तो सुना होगा। रतन टाटा को देश का सबसे महान उद्योगपति कहा जाता था, व्यापारी नहीं कहा जाता। देखिएगा, आपके अंबानी और अडानी को व्यापारी कहा जाता है, उद्योगपति नहीं कहा जाता। आपके टाटा जी को क्या कहा जाता था? उनको उद्योगपति कहा जाता है, क्योंकि उनकी नैतिकता मजबूत थी। क्या थी? उनकी नैतिकता मजबूत थी, उनके पास एथिकल वैल्यूज थे।
सेम चीज किसी भी राष्ट्र को सफल होने के लिए उस राष्ट्र का जो संविधान है उस संविधान का नैतिक होना जरूरी है, एथिकल होना जरूरी है। तो हम बात करेंगे संविधान की नैतिकता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? संविधान की नैतिकता के बारे में बात करेंगे। एथिकल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी चीज आती है वो है आपका समानता का अधिकार। क्या है आपका? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा आता है आपका व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार। तीसरा आपका शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, ये तीन वो चीजें हैं जो संविधान की नैतिकता को सिद्ध करती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका विधि का शासन है, चयन की स्वतंत्रता है। विधि का शासन भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विधि का शासन और चयन की स्वतंत्रता, क्योंकि राज्य का गुण मैंने आपको बताया था लोकतांत्रिक राज्य होना चाहिए। राज्य कैसा होना चाहिए आपका? लोकतांत्रिक राज्य होना चाहिए। और लोकतंत्र कब निर्मित होगा? जब जनता अपने प्रतिनिधित्व का चयन खुद करेगी। तो चयन की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। ये संविधान की नैतिकता है कि वो अपनी जो जनता है, जो लोग है, उसके कल्याण हेतु उसको अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आती है आपका कानून की उचित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कानून की उचित प्रक्रिया से मतलब क्या है? उचित और अनुचित। जब हम बात करते हैं ब्रिटिश शासन की, क्या जब हम बात करते हैं ब्रिटिश शासन की, तो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अगर कोई जुर्म कर दिया गया है, कोई भी विधि का उल्लंघन किया गया है, तो उसको प्रताड़ित करने के लिए किसी भी हद तक ब्रिटिश सरकार चली जाया करती थी। अब का समय यह है कि अगर किसी ने किसी विधि का उल्लंघन भी किया है, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अगर विधि का अतिक्रमण कर लिया गया है, तो उसके साथ एक उचित प्रक्रिया के तहत आप पेश आओगे। पहले क्या था, किसी के नाखून उखाड़ दिए गए हैं, किसी एड़ियां तोड़ दी गई हैं, मतलब अजीब तरह से प्रताड़ित किया जाता था, मानव अधिकारों को ताक पर रख दिया जाता था और सिर्फ प्रताड़ना थी। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं को, इस प्रकार की प्रोसीडिंग जो आपकी होती है, उनको खत्म करने की बात करता है संविधान और कहता है कि हाँ ठीक है भाई, किसी व्यक्ति ने गलती की है तो उसको सजा दीजिएगा, उसको जुर्म दीजिएगा, वो मतलब सॉरी उसको जुर्म की सजा दीजिएगा, उसको आप कारागार में डाल दीजिएगा, बट उसको उसका जुर्म कबूल करवाने के लिए, उससे सच उगलवाने के लिए जिस कानूनी प्रक्रिया का पालन करोगे वो प्रक्रिया उचित होनी चाहिए। क्या? वो प्रक्रिया आपका उचित होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए। क्या आपका? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया। वो प्रक्रिया कैसी हो? आपका विधि द्वारा स्थापित हो, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्यान रखे, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी पालन करे। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी संविधान की नैतिकता का एक सबसे मजबूत अंग है। तभी आपके यहां क्या बनेगा? आपके यहां होगा सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। न्याय तीन प्रकार का होता है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। आर्थिक और राजनीतिक तो बाद में आएगा, पहले आप सामाजिक न्याय तो स्थापित कीजिएगा, पहले सामाजिक न्याय तो स्थापित कीजिएगा। सामाजिक न्याय स्थापित कैसे होगा? जो मैंने आपको बताया था, समाजवाद, क्षमताओं के आधार पर, आपके कार्य विशेष के आधार पर संसाधनों का समान वितरण। क्या? कार्य विशेष के आधार पर संसाधनों का अगर आपके यहां समान वितरण होगा, तो तभी तो आप सामाजिक न्याय की स्थापना कर पाओगे। क्या कर पाओगे आप? सामाजिक
न्याय की स्थापना कर पाओगे, अदरवाइज आप अपने यहाँ जो सोशल जस्टिस है उसको स्टैब्लिश ही नहीं कर पाओगे, उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स हैं। इनमें मैंने आपको एक बेसिक समझाने की कोशिश की है कि संविधान होता क्या है, कैसे काम क्या करता है, क्या क्या उसके टर्म्स होते हैं, क्या क्या उसके जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरीज होती हैं, उसकी जो साहित्य जो मूल सिद्धांत होते हैं। मैंने संविधान के सिद्धांतों पर बात की है, गांधीवादी सिद्धांतों पर बात की है, आपके जो बौद्धवादी सिद्धांतों पर बात की है, यानी कि सब पर बात की है। संविधान की नैतिकता पर आपको चीजें समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। चलिएगा, अगर चीजें समझ में आई हैं तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या राज्य के कितने अंग हैं? राज्य के कितने अंग हैं, बताइएगा। जो बच्चे बाद में क्लास देखेंगे उनको भी क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको 20 सेकंड का टाइम दूंगा। राज्य के कितने अंग हैं, कौन कौन से हैं वो भी मैं बताऊंगा। राज्य के कितने अंग हैं आपके? 4 अंग हैं। कौन कौन से? जनता, भूभाग, प्रशासन, और तीसरा अंग होता है आपका, चौथा अंग होता है संप्रभुता। क्या होता है आपका? संप्रभुता। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। राज्य के कितने अंग होते हैं? राज्य के 4 अंग होते हैं। जनता, या जिसे लोग कहा जाता है, उसके बाद एक निश्चित भूभाग होता है, उसके बाद भूभाग या लोगों के ऊपर एक निश्चित प्रशासन होता है। वो प्रशासन संप्रभु होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आपसे बात करता हूं। संविधान कितने प्रकार का होता है? संविधान कितने प्रकार का होता है? हालांकि मैंने नहीं पढ़ाया, फिर भी मैं बता देता हूं। संविधान कितने प्रकार का होता है? तो बच्चा, संविधान आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला आपका लिखित संविधान होता है, दूसरा आपका अलिखित होता है, जिसे मौखिक संविधान कहा जाता है। जो आपके राजतंत्र चलते थे वो आपके अलिखित या मौखिक संविधान पर चलते थे। किस पर? आपका अलिखित या मौखिक संविधान पर चलते थे। ये सबके लिए समान हो ये गारंटी नहीं है, लेकिन लिखित संविधान सबके लिए समान होता है, बराबर होता है। चलिएगा, आगे हम बात करते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाया है हमने। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रभु राज्य कैसे होते हैं? संप्रभु राज्य कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? अगर संप्रभुता ना हो तो राज्य को क्या कहा जाएगा? अगर संप्रभुता अगर संप्रभुता न हो तो राज्य को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था, संप्रभु राज्य वो राज्य होते हैं जो जिस राज्य में सरकार के पास या प्रशासन के पास उस राज्य की जनता से संबंधित, उस राज्य की जनता के कल्याण से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है भाई, हमारी जनता को क्या समस्याएं हैं, क्या उसको समस्याएं नहीं है, किन चीजों पर हमें ज्यादा काम करना है, किन चीजों पर हमें ज्यादा काम नहीं करना है, इस प्रकार की सभी चीजों को अवलोकन करके अगर कोई राज्य का प्रशासन निर्णय लेता है और वो निर्णय स्वयं विवेक से लेता है तो वो राज्य संप्रभु राज्य होता है। और अगर राज्य संप्रभु ना हो तो उसे राज्य नहीं कहा जाता, उसे उपनिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? उपनिवेश कहा जाता है। और अगर भारत की बात करें तो 1833 से 1947 तक जो आपका भारत था, 1833 से 1947 तक जो आपका
भारत था वो क्या था, एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी था। किसकी कॉलोनी, किसका उपनिवेश था, वो आपका ब्रिटिश कॉलोनी था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। कौन था, भारत। क्लियर है। संविधान के सिद्धांत जो है उसमें मैंने आपको 3 अवयव बताए हैं। क्या, संविधान के सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं, बताइएगा। संविधान के सिद्धांत, मैंने कितने प्रकार के सिद्धांत बताए थे आपको, कितने हैं, कितने हैं। मैंने आपको 3 ही सिद्धांत बताए हैं। कौन कौन से, गांधीवादी, कौन से आपके, गांधीवादी, बौद्धवादी, बौद्धवादी, और तीसरे आपके समाजवादी। ठीक है, क्लियर है। ये 3 सिद्धांत मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, गांधीवादी कैसे होते हैं, बौद्धवादी कैसे होते हैं, और समाजवादी कैसे होते हैं। चलिएगा, आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, अगली क्लास फिर से पढ़ेंगे। बहुत अच्छे तरीके से पूरा चीजें डिटेल एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद है आपको मजा आएगा। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।